हेलो गाइस। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 सिविक्स क्लास 9 का सिविक्स है ये, और जिसमें हमारा चैप्टर 5 है। ये बिहार बोर्ड का बुक है, और इस चैप्टर को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको अच्छे से बताएंगे। और हमारे चैप्टर का नाम है संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं। इसमें हम लोग संसदीय लोकतंत्र यानी संसद की जो संस्थाएं कौन कौन है, और सरकार के कौन कौन से संस्थाएं जो सरकार चल रही है, तो कौन कौन से संस्थाएं मिलकर के हमारे देश को जो सरकार चला रही है वो कौन कौन से संस्थाएं हैं, ठीक है। उन सभी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे, वो सब चीज़ के बारे में। हमारा परिचय है कि जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा, किसमें? लोकतंत्र। आपको पिछले चैप्टर में बताया है कि लोकतंत्र क्या है, और लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। तो लोकतंत्र में जो शासन करने के लिए जिस व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, देश को चलाने के लिए जो सरकार बनती है, इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं, देश को चलाने के लिए जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और ऐसा लोकतंत्र में होता है। तो लोकतंत्र में जनता की इच्छा, किसमें? लोकतंत्र में जनता की इच्छा की पूर्ति, यानी जनता की इच्छा की पूर्ति और उनके प्रतिनिधि द्वारा पूरे किए जाते हैं। कहने का मतलब कि जनता जिसको चुनती है वो प्रतिनिधि कहलाते हैं, और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं? जनता की इच्छा पूरी करते हैं। जनता के प्रतिनिधि हम जिसे चुनते हैं वो जैसे हमारे प्रतिनिधि मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं? हमारी इच्छा की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। तो वही लिखा है कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा की पूर्ति उनके प्रतिनिधि द्वारा पूरे किए जाते हैं। हमने यह भी देखा है कि जब भी प्रतिनिधि यानी हम जिसे चुनते हैं, ठीक है, हम जिसे चुनते हैं, तो प्रतिनिधि संस्थान जनता के इच्छा के विरुद्ध, ठीक है, क्या कह रहा है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध काम करती है, कार्य करती है, तो वो लोकतंत्र से क्या होती है? भटक जाती है। अगर कोई किसी पार्टी का प्रतिनिधि जो होता है वो जनता की इच्छा के की पूर्ति नहीं करता है, उनकी उनका कल्याण नहीं करते हैं, तो क्या करते? वो अगली बार अपना सरकार नहीं बना पाते, वो प्रतिनिधि, वो व्यक्ति। जनता में असंतोष यानी जनता जब नाराज हो जाती है एवं विरोध जागृत होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या करने लगते हैं? सरकार का विरोध करने लगते हैं, उनसे गुस्सा हो जाता है, असंतोष, नाराज हो जाते हैं। तो जनता में असंतोष एवं विरोध जागृत होना शुरू हो जाता है। यह विरोध तब तक चलता है यह विरोध तब तक चलता है जब तक ये प्रतिनिधि संस्थान यानी जनता के जो प्रतिनिधि के संस्थान है एवं शासन चलाने वाले अभिकरण, अभिकरण का मतलब अधीनस्थ काम करने वाली जो संस्थाएं होती है, वो पुनः जनता के हित में, ठीक है, पुनः दोबारा जनता के हित में, जनता की तरफ में शासन चलाना शुरू नहीं कर देते हैं। तब तक ये जनता उनकी क्या, उनसे असंतोष रहते, उनसे नाराज रहते, उनका विरोध करती है उन सरकार का जनता। यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित यानी चलाने के लिए सही ढंग से के लिए कई संस्थानों की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कई संस्थान बने हुए जो शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। ये संस्थाएं क्या होती है? दो तरह की होती है। एक हमारा संवैधानिक एवं दूसरा क्या होता है? गैर संवैधानिक। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए, चलाने के लिए हमें संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, और ये संस्थाएं दो तरह की होती है, संवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। अब ये दोनों संस्थाएं क्या होती है आपको हम बताते हैं। शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कई संस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। ये संस्थाएं दो तरह की होती है, संवैधानिक और गैर संवैधानिक। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जिनका उल्लेख संविधान में होता है, यानी जिनके बारे में संविधान में लिखा गया है, ठीक है।
और जिनकी स्थापना संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होती है, वैसे संस्थान को क्या करते हैं? संवैधानिक संस्था। जैसे इसमें कौन हो जाएंगे आपका? लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग इत्यादि। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था है, जिनका उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान में उनके बारे में लिखा गया है, वैसी संस्था। अब है हमारा गैर संवैधानिक संस्था। वैसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है। ठीक है, वैसी संस्था जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है, यानी कि वो देश के संविधान में उसके बारे में नहीं लिखा गया होता है। गैर संवैधानिक संस्था वैसी संस्था जिनके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है। और ऐसी संस्थाएं विधायिका यानी कि संसद, ऐसी संस्थाएं विधायिका द्वारा निर्मित होती है, यानी विधायिका द्वारा बनाए जाते हैं। इसके लिए क्या होते हैं? इसके गठन के लिए केंद्र सरकार को संसद में क्या करना पड़ता है? बिल पास करना पड़ता है, संसद में इसकी अनुमति लेनी पड़ती है। ठीक है, तब होती है। और इसका जो गठन होता है, इसका किसी विशेष उद्देश्य के लिए गठन होता है। ठीक है, इसका स्थापना किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। किसका? गैर संवैधानिक संस्था का। इसमें देखिए जैसे क्या हो जाएगा आपका? सीबीआई, नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब देखिए सीबीआई की स्थापना 1963 में हुआ था। ठीक है, सीबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1963 में। और इसका काम क्या होता है? सीबीआई का काम क्या होता है कि देश में अपराध, घोटाला और इंटरनेशनल क्राइम के मामलों की जांच करना है। ठीक है, जैसे आप किसी भी मामले में सुनते होंगे कि सीबीआई जांच बैठी है। ठीक है, आप सुनते ही होंगे न्यूज में, उस मामले में सीबीआई जांच बैठी हुई है, सीबीआई जांच कर रहा है। तो ये क्या करता है? अपराध, घोटाला यानी इंटरनेशनल क्राइम के मामलों की क्या करता है? जांच। ये गृह मंत्रालय के द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था सीबीआई का। कौन सा? गृह मंत्रालय। 1963 में सीबीआई की स्थापना हुआ था। नीति आयोग की स्थापना 2015 में किया गया। ठीक है, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? 2015 में। नीति आयोग, इसके अध्यक्ष, नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होते हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का। अब चलिए हम इसे बुक में भी एक बार रीड कर लेते हैं। संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख संविधान में होता है और जिनकी स्थापना संविधान में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप होती है। इनकी शक्ति का स्रोत संविधान होता है। ठीक है, किसका? संवैधानिक संस्था का जो शक्ति का स्रोत होता है वो क्या होता है? संविधान होता है। इनकी शक्ति के बारे में संविधान में लिखी होती है। एवं इसके कार्य प्रणाली में किसी प्रकार के बदलाव के लिए अगर इसी में किसी में संवैधानिक संस्था में अगर किसी प्रकार का चेंजिंग करना है तो उसके लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। यानी संविधान में जब कुछ बदलाव होते हैं तो उसे संवैधानिक संशोधन कहते हैं, संविधान संशोधन कहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? संविधान में क्या होता है? संशोधन यानी बदलाव की आवश्यकता पड़ती है। भारत में कई संवैधानिक संस्थाएं हैं जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल, न्यायपालिका, संघ एवं लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि। ये सब क्या है? संवैधानिक संस्था है। निर्वा निर्वाचन आयोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था।
निर्वाचन आयोग का स्थापना कब 1950 में हुआ था और निर्वाचन आयोग के द्वारा ही किसी भी राजनीतिक दल को उसका चुनाव चिन्ह दिया जाता है। और निर्वाचन आयोग का ही काम क्या होता है, चुनाव को शांतिपूर्वक और सही ढंग से पूर्ण कराना, ठीक है, चुनावों को। वित्त आयोग, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि गैर संवैधानिक संस्थाएं वैसी संस्थाएं होती है जिनका उल्लेख संविधान में नहीं होता है और ऐसी संस्था विधायिका द्वारा निर्मित होती है। इन्हें अधिनियम के द्वारा शक्ति प्राप्त होता है गैर संवैधानिक संस्था का, और जिसमें आसानी से बदलाव किया जा सकता है। किसमें? गैर संवैधानिक संस्था में। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग इत्यादि। ये सब क्या है? गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसमें आसानी से क्या होता है, चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था में चेंजिंग करने के लिए हमें संविधान में चेंजिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ इस पड़ाव पर पहुँच चुके हैं कि अब हम जाने की जनता के हित में ये लोकतंत्र की संस्थाएं किस प्रकार कार्य करती है। देखिए, यहाँ हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके इसे लागू किए जाते हैं, किस अभिकरण द्वारा इस प्रकार के फैसले को मूर्त रूप दिया जाता है। इसे मूर्त रूप देने की कौन सी प्रक्रिया अपनानी अपनाई जाती है। विवादित होने पर किस प्रकार विवाद को सुलझाया जाता है। जहाँ तक निर्णय लेने का प्रश्न है, वहाँ यह कहा जा सकता है कि जो 3 सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं वे कौन कौन से हैं। देश को अगर किसी चीज़ पर निर्णय लेना है, किसी फैसले पर, तो वो कौन 3 संस्थाएं अहम भूमिका निभाती है। हमारा पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये 3 संस्थाएं भूलिएगा नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अभी हम कुछ समय बाद इनके कार्यों के बारे में बताएंगे कि इन लोगों का क्या कार्य है। यही इस अध्याय का केंद्र बिंदु है, यानी मेन जो इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जानना है। सरकार के देखिए 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार के 3 अंग होते हैं, यही 3 मिल करके पूरे देश के शासन व्यवस्था को चला रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका संसद, विधायिका को ही हम संसद कहते हैं, ठीक है। तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है, यानी कि कानून बनाने वाला ये संस्था है हमारा संसद या विधायिका। ये इसका काम क्या है कि विधि यानी कि कानून, विधि निर्माण का कार्य करती है विधायिका। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका का कार्य कानूनों को लागू करना, यानी कि जो विधायिका कानून का निर्माण किया है उसे लागू रखना किसका काम है? कार्यपालिका का उत्तरदायित्व है ये। और न्यायपालिका का क्या कार्य है कि कानून का उल्लंघन करने वालों, ठीक है, कानून का उल्लंघन करने वालों या उसके खिलाफ जाने वालों को सजा देता है। ये न्यायपालिका का काम है, ठीक है। न्यायपालिका कहने का मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हालांकि पूर्व की कक्षाओं में इस संस्थानों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है। हमारे पहले के क्लास में भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 7, 6, 8 में भी कुछ कुछ इनके बारे में जाने हैं। फिर भी हम यहाँ इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए इस संस्थानों के कार्यकारी पक्ष से संबंधित प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यह देखने का प्रयास करेंगे कि यह संस्थान किस प्रकार कार्य करती है, इनसे जुड़ी संस्थान आपस में कैसे तालमेल कर पाती हैं, किस प्रकार ये संस्थाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था के आवरण के नीचे किए गए कार्यों को मूर्त रूप देती हैं।
हम इनकी कार्यकारी पहलू तथा संस्थागत ढांचा की तुलना विश्व के अन्य संस्थाओं से करते हुए विषय को स्पष्ट करने हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय उदाहरणों का सहारा लेंगे। लोकतंत्र में निर्णय करने वाली संस्थाएं। बच्चों, तुम्हें पता है कि लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग लोकतांत्रिक सरकार के तीन अंग कौन कौन है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा ही शासन के संपूर्ण कार्यों का संचालन एवं दायित्व को पूरा किया जाता है। परंतु शासन के कार्यकारी स्वरूप का निर्धारण व्यवहारिक रूप से कार्यपालिका द्वारा ही होता है। अब देखिए बच्चों, तुम्हें यह भी पता है कि भारत में संयुक्त अमेरिका की तरह संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। अब देखिए संघात्मक शासन क्या होता है, ठीक है। संघात्मक शासन संघात्मक शासन कहने का मतलब वह शासन प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्र और राज्य सरकार के बीच बटी होती है, ठीक है। जिसमें शक्तियां क्या होती है, राज्य और केंद्र सरकार के बीच बटी होती है, वैसे शासन व्यवस्था को संघात्मक शासन कहते हैं। अतएव यहाँ संघीय स्तर और राज्य स्तर पर सरकार संविधान के अनुकूल कार्य करती है। अतएव संघ के स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य के स्तर पर राज्य सरकार शासन के दायित्व को निभाती है, यानी उनकी जिम्मेदारी है। राज्य का शासन व्यवस्था राज्य सरकार और केंद्र का शासन व्यवस्था केंद्र सरकार नीति निर्धारण करती है और निर्णय एवं फैसले लेती है। केंद्रीय सरकार सर्वदेशीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है, यानी देश के विषय पर जो भी निर्णय लेने हैं वो केंद्र सरकार लेती है, और जबकि राज्य की सरकार स्थानीय महत्व के विषयों पर निर्णय लेती है। दोनों की शक्ति क्या है, बांट दिया गया है। अब हम यहाँ केंद्रीय सरकार के स्वरूप और निर्णय प्रक्रिया पर प्रकाश डालते हुए कोशिश करेंगे कि सरकार की व्यवहारिक कार्य पद्धति को जानें। तो इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं तक रहने देते। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कार्यपालिका दो तरह की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका की। तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पार्ट 2 में आपको राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के बारे में बताया जाएगा, और इस चैप्टर के फिर आगे बताया जाएगा, ठीक है, कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का गाइस धन्यवाद।